गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के हमारे टॉपिक में बात करने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जो हमारा क्लास लगातार कंटिन्यू आपको अभी जो पिछले कुछ वीडियो में हमने इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज किए हैं और आगे अभी लगातार हम इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बस्तर में जो चालुक्य वंश का स्थापना हुआ था, चालुक्य वंश कहाँ से आया था? ये वारंगल आंध्र प्रदेश से आया था। कहाँ से आया था? लगभग ये लोग जो थे वारंगल काकतीय सब, ठीक है, ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। तो याद रखना है, बस्तर में जो चालुक्य वंश की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था, आपको याद रखना है 1 2 3 4, ठीक है, मतलब चारों संख्या लगातार आनी चाहिए। मतलब गिनती का चारों संख्या आपको किस में दिख रहा है? तो ये वाला 1 3 2 4। तो क्या हो जाएगा भाई? 1324 में जो है वो बस्तर में चक्रकोट में क्या हुआ था? बस्तर को पहले चक्रकोट कहा जाता था, तो वहां पर चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है कब हुआ था? चालुक्य वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1324 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की जो है वो कुल देवी है? तो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी, याद रखना है जो माता दंतेश्वरी है ये डंकनी और शंखनी नदी, किस नदी के तट पर है ये मंदिर? डंकनी शंखनी नदी के तट पर जो है दंतेवाड़ा में विराजमान है और इसी में माता दंतेश्वरी का मंदिर है। ठीक है, किस राजवंश की कुल देवी थी? तो ये थी भाई काकतीय वंश की। कौन सी वंश की? काकतीय वंश की जो कुल देवी थी वो माता दंतेश्वरी थी, जो कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना है, डोंगरगढ़ में बात किया जाए तो डोंगरगढ़ में याद रखना है बमलेश्वरी माता। कौन सा? बमलेश्वरी माता, बमलेश्वरी। और वहीं अगर दंतेवाड़ा में बात किया जाए तो दंतेवाड़ा में तो आपको पता है माता दंतेश्वरी, दंतेश्वरी। ठीक है, उसके बाद है आपका एक रतनपुर। तो रतनपुर में याद रखना है, रतनपुर में है आपका महामाया मंदिर, महामाया मंदिर। ठीक है, और एक कौन सा है? महामाया धमतरी, धमतरी में आपको याद रखना है भाई बिलई माता का मंदिर। कौन सा? बिलई माता का मती। और धमतरी जिला में एक याद रखना है अंगार मोती भी कहाँ है? ये भी याद रखना है आपको, धमतरी में है। ठीक है, तो इतने भाई देवी माता का मंदिर है। सिवरी नारायण में है चंद्रहासनी चंद्रपुर में क्या है? चंद्रहासनी देवी का मंदिर है। तो ये भी आपको याद रखना है, चंद्रपुर में देवी चंद्रहासनी का मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। काकतीय दंतेवाड़ा में स्थापित दंतेश्वरी माता देवी का मंदिर जो है वो काकतीय वंश की कुल देवी थी और दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव द्वारा दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के तट पर भी क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा में। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का जो कारण था, देखिए, तो अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य जो युद्ध का कारण हुआ था वो किस कारण हुआ था? तो देख लेते हैं। सत्ता के अधिकार को लेकर, जगदलपुर के तालाब को लेकर, अंग्रेजों की अधीनता को लेकर, या उपरोक्त में से सभी। कभी भी अगर आपको उपरोक्त में से सभी दिया जाता है तो हर बार आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जरूरी हो, ये सही नहीं है ना। हर बार ऑप्शन डी ही सही हो, ये क्या है? जरूरी नहीं है ना। तो याद रखना है अजमेर सिंह और दरियादेव के जो युद्ध का कारण बना था वो क्या बना था भाई? उपरोक्त सभी। क्या बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही। ठीक है, तो अजमेर सिंह और दरियादेव के जो मध्य युद्ध का कारण बना था वो बना था उपरोक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर 1774 में से लेकर 1777 ईस्वी तक संघर्ष चला, जिसमें हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ देते हुए विद्रोह किया, जिसे हल्बा
विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे हलबा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कोटपाट की संधि कब हुई थी। तो कोटपाट की संधि कब हुई थी? 1778 में, 1790 में, 1795 में या 1824 में। तो ध्यान रखना है, जो कोटपाट की संधि हुआ था, कहाँ हुआ था? कोटपाट की संधि कब हुआ था? तो कोटपाट का संधि याद रखना है 1778 में। कब हुआ था? तो याद रखना है कोटपाट की जो संधि हुआ है वो 1778 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1778 में कोटपाट की संधि हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में चला गया था? निम्नलिखित में से कौन से संधि के कारण जो है वो बस्तर का जो क्षेत्र है वो मराठों के अधीन आ गया था? तो ये है भाई कोटपाट की संधि के कारण। किस कारण? कोटपाट की संधि के कारण जो है वो बस्तर का जो क्षेत्र है वो मराठा नियंत्रण में चला गया था। और कोटपाट की संधि कब हुआ था? 1778 में। याद रखना है कब हुआ था? 1778 में। और मराठों ने 1741 में छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था। 1741 में छत्तीसगढ़ में रघुनाथ सिंह को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट है भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? 1876, 1859, 1910 या 1795। तो भोपालपट्टनम अभी वर्तमान में बात किया जाए तो ये आता है आपका बीजापुर में। कहाँ आता है? तो भोपालपट्टनम जो स्थान है वो बीजापुर से संबंधित है। और भोपालपट्टनम जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था सन 1795 में। कब हुआ था? 1795 में मिस्टर ब्लंट के छत्तीसगढ़ आगमन के विरोध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद भोपालपट्टनम संघर्ष के कारण थे। तो भोपालपट्टनम संघर्ष के क्या क्या कारण थे? क्या क्या कारण थे? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होना, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध करना, या फिर दरियादेव के शासक बनने का विरोध करना। तो देखिए भोपालपट्टनम जो संघर्ष का जो प्रमुख कारण था, भोपालपट्टनम संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो अंग्रेजी यात्री मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में। किसके आगमन के विरोध में? तो याद रखना है मिस्टर ब्लंट के जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में उनके भ्रमण को लेकर, उनके आगमन को लेकर ये विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से भी जाना जाता है? चौराहों के नगर से अगर पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को क्या कहा जाता है भाई? चौराहों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर है इनको कहा जाता है चौराहों की नगर। तो याद रखना है जगदलपुर को क्या कहा जाता है? चौराहों की नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया? अब किसी न किसी शासक का तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो किस शासक ने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया? तो दलपत देव ने, महिपाल देव ने, भूपाल देव ने और रुद्र प्रताप देव ने। तो याद रखना है किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया? तो हमें याद रखना है वो है रुद्र प्रताप सिंह देव। किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्र प्रताप सिंह देव के द्वारा जो है जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। तो याद रखना है रुद्र प्रताप सिंह देव के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए आगे है। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशीय शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशीय शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है। अन्नम देव मंदोता, पुरुषोत्तम देव चक्रकोट, दलपत देव जगदलपुर और भोपाल देव दंतेवाड़ा। तो कौन से जो शासक है उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो किसकी राजधानी सुमेलित नहीं है देख लेते हैं भाई। तो अन्नम देव का दंतेवाड़ा बिल्कुल सही है।
पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट को बनाया था, ये भी सही है। दलपत देव ने जगदलपुर को बनाया था, ये भी सही है। भोपाल देव का दंतेवाड़ा, ये गलत है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल देव का दंतेवाड़ा ये जो राजधानी है ये बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति था। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति था भास्कर पंत, नीलू पंत, रामचंद्र बाग या फिर जयसिंह। देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग गलत करने की चांसेस हैं। देखिए यहाँ पर बोला है बस्तर क्षेत्र, तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगर आक्रमण करने वाला बोला जाता तो ये होता हमारा भास्कर पंत। क्या होता? भास्कर पंत। लेकिन आपको बस्तर क्षेत्र में बोला है, तो बस्तर क्षेत्र में जो आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति है भाई, वो है, याद रखना है आपको, नीलू पंत था। कौन था? नीलू पंत था। तो नीलू पंत ने बस्तर क्षेत्र पर सबसे पहले क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किनके शासन काल में गोंचा पर्व की शुरुआत है? तो गोंचा पर्व काफी प्रसिद्ध है भाई, जगदलपुर जो है, जगदलपुर में गोंचा पर्व काफी प्रसिद्ध है। और जगदलपुर में जो गोंचा पर्व मनाया जाता है, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दरिया देव या फिर दलपत देव, तो किसने इसकी शुरुआत किया था? तो इसके जो शुरुआत करता है वो राजा पुरुषोत्तम देव जी है। कौन है? पुरुषोत्तम देव के द्वारा बस्तर में जो है गोंचा पर्व मनाने की शुरुआत किया गया था। तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा आपका? पुरुषोत्तम देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? तो बस्तर रियासत का राजा 1910 में कौन था? रुद्र प्रताप देव, भैरव देव, भोपाल देव या फिर भैरव प्रताप देव। 1910 याद रखना, 1910 में जो बस्तर में उस समय क्या हुआ था? हाँ, विद्रोह हुआ था भोपाल, कौन सा? भूमकाल आंदोलन। कौन सा हुआ था? तो याद रखना है 1910 में भूमकाल आंदोलन, भूमकाल आंदोलन हुआ था। भूमकाल की परल कोट, भूमकाल है ना, तो भूमकाल आंदोलन 1910 में जब हुआ था, तो याद रखना वहां का जो शासक था वो कौन था भाई? रुद्र प्रताप देव था। कौन था? रुद्र प्रताप देव वहां का शासक था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? देखिए छत्तीसगढ़ की रियासत का जब जो है 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में मिला लिया गया था, है ना, तो छत्तीसगढ़ रियासत के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया? नरेंद्र चंद्र देव, प्रवीर चंद्र भंज देव, रुद्र प्रताप देव या भोपाल चंद्र देव। तो याद रखना किसने शासन साइन किया था? ये किया था प्रवीर चंद्र भंज देव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रवीर चंद्र भंज देव के द्वारा जो है वो भारत समझौते का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लाया गया था उस पर साइन किसके द्वारा? तो प्रवीर चंद्र भंज देव के द्वारा। चलिए आगे है, बस्तर की रानी जुगराल कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो देखिए बस्तर की रानी जुगराल कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो कब विद्रोह किया था जुगराल कुंवर ने? 1842 में, 1878 में, 1876 में या 1882 में। तो जुगराल कुंवर की अगर बात किया जाए तो बस्तर की जो रानी जुगराल कुंवर ने अपने राजा और अपने पति, अपने राजा, उसका पति राजा था, है ना, तो याद रखना है कब किया था? 1882 से 90 के बीच में उन्होंने अपने पति के विरुद्ध क्या किया था भाई? क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। चलिए देख लीजिए कौन था उनका पति। 1878 से 82 के बीच में जुगराल कुंवर, जिन्होंने रानी चोरिस कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रानी चोरिस के नाम से जानते थे, इन्होंने अपने पति एवं शासक भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया, जो 1878 से लेकर 1882 तक चला था। ठीक है, चलिए तो याद रखना 1878 से 82 तक ये चला था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, क्या है भाई? प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। देखिए
कथन आपको सही कथन चुनाव करना है और गलत कथन का चुनाव करना है। तो सही एवं गलत कथन का चुनाव करना है आपको। देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। द्वितीय महिला शासक, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्य अभिषेक 1916 में हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है। उनका राज्य अभिषेक 1922 में हुआ था, ठीक है, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक गलत है, क्योंकि वो प्रथम थी। क्या थी? प्रथम थी, ये भी गलत है। फिर राज्य अभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु महज 12 वर्ष थी, ये कथन सही है। उनकी जब राज्याभिषेक हुआ तो वो केवल 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? तो केवल 12 वर्ष की थी। तो कथन 3 सही है। कथन 1, कथन 2 गलत है, लेकिन कथन 3 क्या है? वो बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला है, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर जो तालाब है, बांध है, उसका निर्माण किया? नल वंश के शासकों ने, काकतीय वंश के शासकों ने, वाकाटक के या कलचुरी शासकों ने? तो याद रखना है, अगर जगदलपुर की बात किया जाता है तो जगदलपुर में भाई काकतीय वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? तो काकतीय वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला है, बस्तर में काकतीय वंश की निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम आपको निर्धारित करना है। अन्नम देव प्रथम है भाई, बिल्कुल पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा आपका पुरुषोत्तम देव आ जाएगा, फिर थर्ड में आपका नरसिंह देव, और लास्ट में हो जाएगा आपका दलपत। तो ये 1 नंबर, और ये होगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा आपका 3, और ये होगा आपका 4th। तो 1 2 3 4। तो किसमें है? अन्नम देव पहला, दूसरे में होना चाहिए आपको पुरुषोत्तम देव, तो किसमें? दूसरे में ये दिख रहा है। फिर तीसरे में होना चाहिए आपको नरसिंह देव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हलवा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ? हलवा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? इसको बस्तर का प्रथम विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर का प्रथम विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। बस्तर का प्रथम विद्रोह किसे कहा जाता है? तो हलवा विद्रोह को कहा जाता है, और ये हुआ था 1774 से लेकर 1775 में। प्रथम विद्रोह कहा जाता है हलवा विद्रोह का, ठीक है, या प्रथम जनजाति विद्रोह भी कहा जाता है। प्रथम जनजाति विद्रोह भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हलवा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? हलवा विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे भाई? तो हलवा विद्रोह दलपत राव, अजमेर सिंह, गजेंद्र सिंह या भैरम देव। तो हलवा विद्रोह की बात किया ना, तो हलवा विद्रोह को आप सभी को पता है कौन था? इसका प्रमुख जो था वो था अजमेर सिंह। कौन था? अजमेर सिंह। और एक याद रखना, 1825 में हुआ था परलकोट विद्रोह। कौन सा हुआ था? परलकोट विद्रोह। इसका प्रमुख कौन था? गेंद सिंह था, गेंद सिंह, ठीक है, परलकोट का गेंद सिंह। और याद रखना है हलवा विद्रोह का जो प्रमुख हुआ था वो था अजमेर सिंह। कौन था? अजमेर सिंह था, ठीक है भाई। चलिए आज का क्वेश्चन हम यही तक करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, कल के क्लासेस में करेंगे। डेली बेस पे आपको तो छत्तीसगढ़ का आपको हमारे चैनल के माध्यम से MCQs कराया जा रहा है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भाई प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।